आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। 3x प्लस 2y बराबर 3xy, 6x प्लस 3y बराबर 5xy। बताइए इसके हल क्या होंगे। अब एक उपाय तो यह है कि हम समीकरण को सॉल्व कर लें, और दूसरा उपाय यह है कि हम ऑप्शन डाल दें। अगर मान लिया जाए कि हम ये ऑप्शन डाल देते हैं तो आप देख लीजिए, x का मान 1, y का मान 2, क्या होगा 3 और 4। ठीक है, यहाँ सॉरी, y का मान 3 है, x का मान 1, y का मान 3, तो 3 और 6 हो जाएगा 9। आप वही x का मान यहाँ और y का मान 3, ये भी हो गया 9। तो ये भी हमारा 9 हो गया है और ये भी हमारा 9 हो गया है, यानी वेरीफाई कर गया। अब यही चीज यहाँ पर बैठा दीजिए, x का मान 1 है, y का मान 3 है, x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो 6 और 9 15, इधर भी 15 इधर भी 15, यानी LHS बराबर RHS। तो आपने देखा कि ये इंफॉर्मेशन दोनों को वेरीफाई कर दिया, इसलिए दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर होने लगे। अब आगे बढ़ के चेक किए कि अगर 2 और 3 रखते हैं तो 2 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे तो 6 6 12 होगा। यही चीज हम यहाँ रखेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी ये आंसर नहीं जाएगा। लेकिन जब 2 और 5 रखेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ पर 5 तो हो जाएगा 16। 2 और 5 रखेंगे, ये भी वेरीफाई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एम बराबर 0 के एक मूल -1 है तो m का मान क्या होगा। अब यहां ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। अब यहाँ पर हम अगर देखना चाहें कि कैसे m का मान निकलेगा, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। आप मूलों का योगफल निकाल लीजिए। मूलों का योगफल निकालिएगा, -b/a, तो हो जाएगा -3/2। एक मूल आपके पास -1 है, दूसरा मूल आप नहीं जानते, ये -3/2। अब यहाँ से मेरे दोस्त दूसरा मूल निकाल लेंगे, -1 जाके +1 होगा तो हो जाएगा -1/2, यानी बीटा का मान -1/2। अब बीटा का मान -1/2 हो गया और अल्फा का मान आपके पास 1 है, तो क्या करें अब m का मान। अब m है c के जगह पर, तो ऐसा कर लीजिए, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, तो c हो जाएगा -m और a हो जाएगा हमारे पास 2। तो अब देखिए, अल्फा का मान हमारे पास -1 है और बीटा बीटा का मान हमारा -1/2 बराबर हो जाएगा -m/2। अब देख लीजिए, 2 से 2 तो हमारा चला गया, यानी m का मान हो गया -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -1। जिनका भी -1 आया होगा एकदम करेक्ट रहा होगा। ठीक है, एकदम करेक्ट रहा होगा। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि सर आंसर मैच नहीं करता, सर आंसर नहीं आता। तो मेरे दोस्त ऐसी स्थिति के लिए आप लोग को जब सेट लगाए होंगे तो आपको आंसर सीट जरूर मिला होगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवा पद 33 है, तो n पदों का योगफल 123। तो बताइए d का मान क्या होगा। अब आप मेरे दोस्त देखो, ये nवा पद क्या है, तो nवा पद हमारा हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा है 33। प्रथम पद अपना 8 है और ये n-1 इंटू डी, ये है आपका 33। यानी कि n-1, यानी कि n-1, यहाँ ध्यान दो मेरे दोस्त, हम अगर ये देख लें थोड़ा सा कि ये n-1 इंटू डी क्या होगा, 33 में 8 हटा दीजिएगा तो ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n पदों का योगफल है 123, तो n पदों का योगफल क्या होगा, n/2, 2a, तो 2a हमारा 8 है प्लस n-1 और इंटू डी, और ये कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया मेरे दोस्त 123। अब आप यहां पर देख लीजिए ध्यान से मेरे दोस्त,
कि ये हमारे पास n/2 हो गया है, ये 16 और प्लस n-1 इंटू डी, इसका मान हमारे पास 25 है और बराबर ये 123। अब यहाँ से n बराबर क्या होगा, तो हम देख रहे हैं 41, 41 से 3 बार में 3 दूनी 6, n का मान आ गया 6। तो n का मान 6 आ चुका है, ठीक है। हमें किसका मान चाहिए, हमें तो d का मान चाहिए। तो लीजिए, ये जो आपके पास n-1 इंटू डी जिसका मान 25 है, उसमें n का मान 6 रखिए। 6 रखिएगा, 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, 5d और बराबर 25, तो d का मान हो जाएगा 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। हालांकि मेरे दोस्त इतना हमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी अगर कंडीशनल रहेगा, अगर कंडीशनल नहीं रहेगा तो आराम से आप आ चलते हैं। हाँ मेरे दोस्त, आज जो है ना, जी मेरे दोस्त आज अर्जुन बैच नहीं हुई है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं सुबह में नहीं आया था। देखिए, कोई कूपन कोड तो नहीं है मेरे दोस्त, कूपन कोड फेस्टिवल में आता है, वो ऐसे ही दिया हुआ था, ठीक है। तो कूपन कोड नहीं है, आप आराम से ज्वाइन कर जाइए श्रद्धा बैच के अंदर। श्रद्धा बैच बिल्कुल नया है। एक बात याद रखना, टीआरई के अंदर अगर सिलेक्शन आपको चाहिए, आपने पहले अगर डिटेल में पढ़ाई की है मेरे यहाँ या कहीं और के यहाँ, तो मेरे दोस्त अर्जुन बैच आपके फ़ोन में हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि वो एंटीबायोटिक है, एक प्रैक्टिस के तौर पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस उसमें होता है, ठीक है। तो हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं, कुरुक्षेत्र के साथ अर्जुन, या महाभारत के साथ अर्जुन, या श्रद्धा के साथ अर्जुन, है ना, यानी 3 बैच, कुरुक्षेत्र और महाभारत और श्रद्धा, ये तीनों एक ही बैच है। ये तीनों डिटेल में थ्योरी के साथ क्वेश्चन है, और अर्जुन सब के साथ कंपलसरी है, ठीक है। तो आप सभी जो किसी भी रूप में नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो कहीं और डिटेल पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन 1-2 नंबर से छूट गया है, तो आप सब लोग अर्जुन बैच के अंदर आ जाइए, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त ये क्या है, ये अपना P है और ये हमारा Q है। हमें कह रहा है कि 2 पॉइंट P और Q जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5। बताइए x का मान क्या होगा। अब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस PQ, तो मेरे दोस्त PQ स्क्वायर अगर हम करेंगे ना, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब PQ स्क्वायर करेंगे तो याद रखना, x के अंतर का स्क्वायर यानी x माइनस 3 का स्क्वायर, और y के अंतर का स्क्वायर यानी -1 -2 का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा ये 25। अब यहां से हम देख रहे हैं कि x और x-3, तो x-3 का स्क्वायर और बराबर, यहां देखिए 9, अब 9 जाके घटेगा तो आ जाएगा 16। अब आप खुद समझिए x का मान क्या रखें कि स्क्वायर होके 16 होगा। तो आप यहां पर x का मान 7 रखेंगे तो भी 16 आएगा, और x का मान -1 रखेंगे तो भी 16 आएगा। यानी आपका आंसर -1 भी चलेगा और मेरे दोस्त 7 भी चलेगा। 7 तो है ऑप्शन में लेकिन -1 नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर सी सभी लोगों का आ रहा होगा। इतना छोटा नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, हालांकि डिजिट छोटा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, डॉट 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 n-1 का क्यू, तो बताइए n-1 का क्यू और कोमा n का क्यू क्या होगा इसका योगफल। तो मेरे दोस्त आप सबको पता होना चाहिए कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 अगर n है, n प्राकृत संख्या का योगफल n इंटू n+1/2 होता है। फिर आप देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, ये आपका n स्क्वायर, क्या होगा ये n इंटू n+1 2n+1 और बाई में कितने 6। अब यहां देखो दोस्त मेरे, ये 1q + 2q + 3 का q डॉट 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 डॉट, ये हमारा n q बराबर, ये अपना मेरे दोस्त n ध्यान देना n+1/2
इसका मेरे दोस्त क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इन तीनों में से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। आज तीसरे चीज की जरूरत है, 1 का क्यू 2 का क्यू से लेकर n के क्यू गया है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, महाभारत बैच बिल्कुल सफिशियंट है, बिल्कुल सफिशियंट है। अर्जुन बस प्रैक्टिस के लिए रहता है साथ में, अर्जुन सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, टेस्ट ऑनलाइन कैसे खरीदेंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां पर बीपीएससी TRE 4.0 न्यू टेस्ट करके एक फॉर्मेट बना है, उस पर क्लिक करिएगा, आराम से मिल जाएगा। अब इसको देखिए, ये क्या है, कह रहा है कि दी गई आंकड़ों की माध्यिका क्या होगा। तो मेरे दोस्त मीडियन के लिए आपको टर्म काउंट करना है, टर्म काउंट करना है। देखिए टर्म कैसे काउंट करेंगे, ये 3 3 6 और 3 9। अब देखिए 9 टर्म है ना मेरे दोस्त, यानी पदों की संख्या 9, जो कि आप देख सकते हैं कि ऑड है। जब नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मीडियन क्या होता है, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर टर्म है कितने, 9। तो मेरे दोस्त 9 + 1 10, 10/2, यानी कि आपका हो जाएगा 5वां टर्म, है ना, 5वां पद। तो ध्यान रखना कि मेरे दोस्त ये हमारा 5वां पद हमारी माध्यिका होगी। तो 5वां पद या तो छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। तो मेरे दोस्त छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर आ जाओ। सबसे बड़ा है 46, उससे जस्ट नीचे है 45, 45 के बाद 43, 43 के बाद 42, कितने हो गए, 4 हो गए, हमको तो 5वां चाहिए। तो 42 से जस्ट छोटा है 39, यही आपका 5वां टर्म है। यानी आप कह सकते हैं कि माध्यिका हमारा क्या है, 39। या तो बड़े को काटते हुए नीचे आ जाइए 5वां, या छोटे को काटते हुए ऊपर चले जाइए 5वां, तो भी आपका आंसर सेम ही रहना है। ठीक है, बोलिए कौन सा बैच बेटर होगा। अगर आप रनिंग बैच लेना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र 4.0 लीजिए या महाभारत 4.0, और यदि आप नया लेना चाहते हैं तो श्रद्धा बैच ले लीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, अभी वर्मा आपका मैसेज देख लिया हूं, हो जाएगा। ध्यान दो, 3 पत्ती को क्रमवार विद रिप्लेसमेंट के साथ निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि चुनी गई पत्ती में 2 इक्का और 1 बादशाह हो। अब देखिए यहां पर विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, एक पत्ता निकाले देख लिए फिर रख दिए, फिर एक पत्ता निकाले देख लिए रख दिए, फिर एक पत्ता निकाले देख लिए रख लिए, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट के साथ। और जब रिप्लेसमेंट के साथ पत्ती निकाली जाती है तो इस स्थिति में कभी भी टोटल हमारा इवेंट होता है उसमें कोई कमी नहीं आता। और याद रखना, जितनी बार पत्ता निकालेंगे, यानी जितनी बार हम ड्रॉ करेंगे झोला में, जितनी बार हाथ डालेंगे, उतनी बार टोटल घटना की चर्चा नीचे होगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट मेरे दोस्त प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। अब सोचिए, पहला पत्ता निकालें, 2 पत्ता इक्का बोला है ना, तो पहला पत्ता निकालें अगर वो इक्का होगा तो इक्का होता कितना है, 52 पत्ता में 4, तो इसी चारों में से कोई एक इक्का होगा। निकाले हैं किस में से, 52 में से। और अब निकाली गई पत्ते को फिर से रख दिए, दोबारा पत्ता निकाले वो भी इक्का होगा, तो 4 इक्का में से ही कोई एक होगा, 4 में से ही कोई एक होगा। और निकाले हैं किस में से, 52 में से, फिर उसको रख दिए। तीसरा पत्ता निकाले और वो मेरे दोस्त बादशाह हो, तो बादशाह भी 4 ही होता है, 4 बादशाह में से कोई एक होगा। और निकाले हैं किस में से, 52 में से। अब आप देख सकते हैं 1/13 और इंटू 1/13 और इंटू 1/13, यानी फाइनली हो जाएगा 1/13 का होल क्यूब, 1/13 का होल क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आप सभी का आंसर आ गया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, कूपन कोड कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कूपन कोड आपको अभी नहीं है। अब इस पर देखो ये क्या है, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद फिर शेष में से 20% की कटौती करते हैं और तब 3600 रुपये में 3600 रुपये की राशि शेष बचती है, तो मूल राशि क्या होगा। अगर मूल राशि को ए मान लेते हैं, कटौती करने का मतलब होता है कमी करना। ठीक है, तो पहली बार 10% की कमी करेंगे तो 90% रह जाएगा, और 90% का मतलब 9/10। अब जो रह गया इसमें 20% की कमी यानी 80% बचेगा, 80% का मतलब 4/5। और यही जो मेरे दोस्त बचा है वो अब आपके पास कितना है, 3600 है।
अब यहाँ से ए का मान निकालेंगे, 36 से 100 बार में 50 गुने 100 यानी कि 5000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5000। 5000 इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, रिजल्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, कहता है कि एक परीक्षा में इकोनॉमिक्स में 41% पास हुए हैं, ज्योग्राफी में 35% पास, सॉरी पास नहीं, फेल की बात हो रही है, अनुत्तीर्ण, और हिस्ट्री में 39% फेल हो गया, 5% फेल हो गया है तीनों सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में एक साथ 14% फेल हो गए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में 21% फेल हो गए, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में 18% फेल हो गए। उन विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में यानी केवल इकोनॉमिक्स में फेल हुए हैं। ठीक है भाई, अब यहां पर देखना क्या होता है, एकदम ध्यान से। अब यहां पर क्या होगा आप लोग ध्यान से मेरे दोस्त देखो, देखिए इकोनॉमिक्स में 41% फेल हो गया, ज्योग्राफी में 35% फेल हो गया, ठीक है, और मेरे दोस्त हिस्ट्री में 39% फेल हो गया। कह रहा है कि 5% तीनों में फेल हो गए, 5% तीनों में फेल हो गए। फिर क्या लिखा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में 14%, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में 14% फेल हो गए। ठीक है, फिर लिखता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री में 21%, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में 21% फेल हो गए। साथ ही साथ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में 18%, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में 18% फेल हो गया। अब आप बताइए, यहां से यहां 21 में 5 तो ये हो जाएगा 16, ये हो गया 14, अब 14 में ई5 तो ये हो जाएगा 9%, ये पूरा हमारा 18 में ई5 तो ये हमारा 13% हो जाएगा। आपसे पूछा है ओनली इकोनॉमिक्स, ओनली इकोनॉमिक्स कैसे होगा, तो पूरा इकोनॉमिक्स हमारा है 41%, जिसमें ये 9 5 14 14 और 13 27, 41 में अगर 27 को हटा देंगे तो ये हमारा 14% हो जाएगा, 14% ओनली इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मेरे दोस्त बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है ना। आप ऐसा ना समझें कि हम लोग आपके साथ नहीं हैं, बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं, और तहे दिल से सपोर्ट आपका है ना, तहे दिल से। ठीक है दोस्त, इसलिए आप टेंशन ना लो, अभी जैसे ही मेरा क्लास कंप्लीट होगा तो इस विषय में हम ज़रूर सर से बात करेंगे। ठीक है, आप एकदम टेंशन नहीं लो, हम ऐसा नहीं सोचना है मन में कि हम आपके साथ नहीं हैं, बिल्कुल हैं। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखता है, रूपर्ट एक सेकेंड, ध्यान देना, एक सेकेंड हैंड टीवी को 4600 रुपये में परचेज किया है, उसमें थोड़ी सी मरम्मत कराई है और मरम्मत कराने के बाद 5406 रुपये में बेच दिया है, इससे उसको 6% का लाभ हो गया। रूपर्ट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया है। मेरे दोस्त अब आपको एक चीज बताता हूं, 6% का लाभ होना, एक काम कीजिए ना, ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहां से अगर हम जानते हो, एक सीपी होता है जितना में हम खरीदते हैं, एक फाइनल सीपी होता है जिसमें हम मरम्मत का खर्च भी जोड़ते हैं। तो मरम्मत का खर्च जोड़ने के बाद आप बेचे हो, तो आप पहले फाइनल सीपी निकालो। फाइनल सीपी, फाइनल सीपी जो भी मेरा रहा होगा, इस पर 6% के लाभ के साथ यानी 106% पर हम बेचे हैं, और वही बेचे हैं कितना में, 5406 में बेचे हैं। ठीक है, अब यहां देख लीजिए मेरे दोस्त, ये हमारा 53 है और ये हमारे पास 50 है। अब देखिए 53, अब 53 एकम 53, और मेरे दोस्त 0 53 दूनी, यानी फाइनल सीपी जो हमारा है 50 और गुने 102, तो ये 0 5 दूनी 10 और ये मेरे दोस्त 5, यानी कि 5100। पता है आपको 5100 ये कौन सी राशि है, मरम्मत कराने के बाद। बाकी हम खरीदे थे कितना में, 4600 में।
4600 में परचेज किए, अब मरम्मत के बाद हमारा प्राइस हो गया 5100। इसका मतलब यह है कि मरम्मत में कितना खर्च लगा था, 500। तो 500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। श्रद्धा बैच कहाँ मिलेगा? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 नए बैच में। मतलब सीधा दिमाग लगाना है कि अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो श्रद्धा में सीधे जाके ज्वाइन कर जाना है। ठीक है, ध्यान दो मेरे दोस्त। एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, जिसे उसने 18 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा था, और वह बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम गेहूं तौलता है। दुकानदार को वास्तविक प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगी? अब यहां से ध्यान देना, सीपी और एसपी का रेशियो लेते हैं। ओके, अब देखो दोस्त, 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, जबकि वो खरीदा था 18 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। तो खरीदा था 18 रुपए प्रति केजी के हिसाब से और बेचता है 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, और कहता है कि 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम गेहूं देता है। इसका मतलब यह हुआ कि पैसा लेता है 1000 ग्राम का और वस्तु तौल कर देता है केवल 900 ग्राम। अब आइए इसको रिलेट करिए। जैसे ही मेरे दोस्त इसको रिलेट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए, 18 नमे 162 और यहां पर हो जाएगा 200, यानी 162 का चीज अगर 200 में बेचेंगे तो प्रॉफिट 38 का होगा, और बटा सीपी हो गया 162 और मेरे दोस्त इंटू 100। आप सॉल्व करके देखो कितना आता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 23.45, इतना परसेंट की प्रॉफिट। थोड़ा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, थोड़ा कैलकुलेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर सवाल है, 20%, 30% और 10% की 3 लगातार डिस्काउंट के बाद 1000 एमआरपी की चीज को कितना में बेचा जाएगा? यही तो कह रहा है। कह रहा है कि 1000 रुपए एमआरपी वाली चीज को 20, 30 और 10 के 3 लगातार छूट के बाद बेचा जा रहा है। तो बताइए एक ग्राहक कितना रुपए पे करेगा? वेरी सिंपल है, छूट दिया जाएगा एमआरपी पर और उसके बाद फाइनली बेचा जाएगा। अब आप देख लीजिए, पहला डिस्काउंट है 20% की, यानी 100 का चीज 80 में बेचने की बात हो रही है। दूसरा डिस्काउंट 30% की, यानी 100 का चीज 70 में बेचने की बात हो रही है। तीसरा डिस्काउंट 10% की, यानी 100 का चीज 90 में बेचने की बात हो रही है। आइए अब आराम से सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से देखिए 1 जीरो से हमारा 1 जीरो और चला गया, इधर अपना 1000 रह गया, और मेरे दोस्त इधर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 नमे 63 और गुणे में 8, 8 तिया 24, 48 और मेरे दोस्त 250, यानी आपने ये देखा कि 1000 रुपए एमआरपी की चीज कितना में आप खरीद रहे हैं मेरे दोस्त? 504 में। कितना में खरीद रहे हैं? 504 में। तो आप इस तरह से ये चीज देख पा रहे हैं, क्वेश्चन ने भी यही कहा था 1000 एमआरपी, तो 1000 एमआरपी दिख भी रहा है, तो 1000 एमआरपी की चीज कितना में बिकेगा? 504 में। इस क्वेश्चन का आंसर 504 हो जाएगा। जिनका भी 504 आप में आया होगा बिल्कुल सही लगा होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। श्रद्धा का लाइव कितने बजे है? 3 बजे, 3 से 5, 2 घंटे का बैच। एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपए के नगद और अगले 3 महीने तक 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पर खरीदी जा सकती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अब सोचिए, 1500 रुपए के प्राइस में अगर 350 रुपए आप डाउन पेमेंट करते हैं, इसका मतलब है कि 1150 रुपये, ध्यान देना, इसका मतलब है कि 1150 रुपए बकाया रह जाएगा, और जो बकाया रहता है उसी का लोन होता है। ठीक है दोस्त, एक और बात, 400 रुपए प्रति इंस्टॉलमेंट के हिसाब से अगले 3 इंस्टॉलमेंट 400 का लिया जाता है। इसका मतलब जहां बकाया रहा था 1150, उसके लिए लिया गया 1200,
यानी 50 रुपए इंटरेस्ट के रूप में लिया गया। क्वेश्चन यही कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, यहां देखना 1150 रुपए इसका लोन हुआ, जानते हो, 1 महीने ब्याज इस पर लगेगा। उसके बाद इसमें से 400 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, 750 बचेगा। अगला महीना इस पर ब्याज जोड़ा जाएगा। उसके बाद इसमें से 400 रुपए की फिर से इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, तो बचेगा 350। अब 1 महीना इस पर ब्याज जोड़ी जाएगी और अगला महीना 400 की एक और इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। उसके बाद 0 रुपए हो जाएंगे, यानी आपका कर्ज चुक जाएगा। ठीक है, आपका कर्ज चुक जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि कर्ज को चुकाने के लिए आपको 3 महीना ब्याज देना पड़ा। पहला महीना इस पर, दूसरा महीना इस पर और तीसरा महीना इस पर। बची हुई राशि पर ही तो ब्याज लगेगा। तो 1 महीना इस पर, 1 महीना इस पर, 1 महीना इस पर, सेम रेट से। तो एक ही रेट से तीनों पर अलग अलग ब्याज जोड़ने से अच्छा है कि तीनों को एक साथ कर लो। तो मेरे दोस्त ये 2250 हो जाएगा। अब इस पर आप क्या करो, 1 महीने का ब्याज जोड़ लो। तो मेरे दोस्त मूलधन गुना समय, समय है 1 महीना, साल में बदल दिए, इनटू रेट, मूलधन गुना समय गुना दर और बटे 100। और यही जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो किसके बराबर, तो मेरे दोस्त ये 50 के बराबर हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया। डायरेक्ट आर बराबर क्या होगा, 100 गुने 5, ये 500 हो जाएगा। और मेरे दोस्त ये 12 है, वो 12 भी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 225। ये हो गया 225। ये 25 दूनी 50 और 25 नमे, 4 तिया और 3 तिया, यानी कि 80/3। अब 80/3 तो बोले 26.2/3%। यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। PYQ बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। सैटरडे संडे हम PYQ आपको कराएंगे और मंडे टू फ्राइडे ये कराएंगे। कम से कम सैटरडे एक दिन PYQ तो हम जरूर कराएंगे, है ना। PYQ इसमें भी रहता है मेरे दोस्त, सब इंक्लूड रहता है, PYQ भी इंक्लूड रहता है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो इसको आप एक बार दो बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। रिपीट करेंगे तो फिर यही बात रिपीटिशन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। वह राशि ज्ञात करें जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 है। अब देखिए 5% का रेट है जिसका फ्रैक्शन 1/20 होगा। मेरे दोस्त अगर रेट का फ्रैक्शन 1/a के फॉर्म में हो जाए तो वैसी स्थिति में CI/SI का अंतर 3 साल का और बटे प्रिंसिपल किसके बराबर होगा, 3a+1 और बाई में AQ के बराबर। अब देखिए ना, हमारे पास ये डिफरेंस है 244 और बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं पता, 20 या 60 और 1 61 और बटे में 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये कट गया 4 बार में, तो प्रिंसिपल सीधा सीधा आ गया 4 गुने 8000, यानी 32,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मतलब यह है कि आप लोग इंस्टॉलमेंट आपको नहीं आता होगा और ये डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। अब हम यहाँ इंस्टॉलमेंट का बेसिक कंसेप्ट बता नहीं सकते हैं क्योंकि उसको बताने के लिए आधा घंटा फिर अलग से काम करना होगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट की फीलिंग्स तो उन्हें ही आएगा जो इंस्टॉलमेंट पढ़े होंगे। तो आप एक क्वेश्चन को इग्नोर करिए, जिस दिन इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे उस दिन आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, ये क्या है, 20,609 रुपए को ए और बी के बीच इस तरह विभाजित करें कि 7 वर्ष के बाद ए की राशि और 9 वर्ष के बाद बी की राशि आपस में बराबर हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 3% है। तो बताइए वो दोनों राशि क्या है जो ए और बी के बीच में बांटा गया। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, आप ऑप्शन जोड़ भी सकते हो। अगर आप जोड़ने चले गए तो आप देखोगे इस तरह से ऑप्शन बनाया हुआ है। तो मैं तो कहूंगा एक सिंपल काम करो, क्या, रेट क्या होता है, वृद्धि प्रतिशत का मान। अगर 3% का रेट है इसका मतलब 3/100 से हमारा पैसा बढ़ेगा,
यानी हर साल 100 से बढ़कर 103 हो जाएगा, यानी 3% की रेट से मेरा पैसा खुद का 103/100 हो जाएगा। ठीक है, पैसे को ए के बीच भी बांटा गया और पैसे में कुछ हिस्सा बी को भी दिया गया। ए को जो पैसा मिला वो भी अपने आप का 103/100 हर साल होता रहेगा, और जो बी को दिया गया वो भी अपने आप का 103/100 हर साल होता रहेगा। अब ए के जो पैसे हैं और बी के जो पैसे हैं, ए के पैसे 7 साल तक बढ़ेंगे, बी के पैसे 9 साल तक बढ़ेंगे। कहा गया इसके बाद दोनों की समान धनराशि हो जाएगी। अब आप ही सोचिए, 7 पावर जो है 9 पावर में से खत्म हो जाएगा तो 2 पावर बचेगा। अब यहां से ए और अपॉन बी लेके आएंगे तो क्या होगा, 103/100 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर बोले तो 10,000। अब 103 का स्क्वायर कैसे, तो 3 का स्क्वायर 09, और 3 ज्यादा है 100 से, 3 और जोड़ दो तो हो जाएगा 106। यानी आप ये जानिए ये 103 का स्क्वायर है। तो ये मिलने वाला है ए को और ये मिलने वाला है बी को। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 20,609। और आप देखिए आपका कितना संजोग अच्छा है कि दोनों के बीच बांटा भी इसी को गया है। तो जिसको बांटा गया है वही नजर आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है। ये ए का हिस्सा हो गया, ये बी का हिस्सा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी सो सिंपल आपने उड़ा दिया, कहीं ज्यादा परेशानी नहीं हुआ। देखो थ्योरी के साथ कंसेप्ट की जितने भी बैचेज हैं सभी 999 या उससे ऊपर का है। ठीक है, वो तो आप एग्जैक्ट जब देखोगे एप्लीकेशन तो पता चलेगा। हालांकि श्रद्धा बैच जो है वो 999 का है 9th का, और 6 to 8 जाएंगे तो फिर उसमें 100 रुपये शायद ज़्यादा है। देख लो एप्लीकेशन पर भाई मेरे। आओ अब ये देखो यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग। तो आप में से जिनको भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिन्हें रिक्वायरमेंट होगी इस चीज़ की, आई मीन अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। आप इसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हो। अब आइए इसको देखते हैं, ये क्या है। वह छोटी सी छोटी संभावित संख्याएं ज्ञात करें जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्याएं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ध्यान देना, जब भी ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बात होगी ना तो आप देखोगे कि यहां पर मेरे दोस्त आपको 3 ही टर्म नजर आएंगे, 3 ही टर्म। तो मैक्सिमम टाइम्स में आपको 3 टर्म नजर आएंगे। अब 3 टर्म आपस में कैसे प्रोपोर्शन बनाएंगे, तो इनको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन इसलिए कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 के साथ 19 का जो रिलेशन होना है 19 के साथ 23 का वही रिलेशन होना है, यानी कि 19 रिपीट होगा। 16 के साथ 19 का जो रिलेशन होगा 19 के साथ 23 का वही रिलेशन होगा। तो हमें कह रहा है कि इन चारों में से मैं क्या घटा दूं कि ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बनाएंगे। तो मान लीजिए कि इन चारों में से हम के घटा दें। अब के घटाने से कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बन जाएगी, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन बन जाएगी। तो ये क्या घटाना है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आउटर को मल्टीप्लाई करो और इनर को भी मल्टीप्लाई करो। अब देखो 16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 6 हो जाएगा, सॉरी 32 और 4 36, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 361। यानी इन्हें मल्टीप्लाई और इन्हें मल्टीप्लाई करके जो आएगा उनका डिफरेंस ऊपर रखना है, और इन्हीं के योगफल का डिफरेंस नीचे। 23 और 16 ये मेरे दोस्त हमारा क्या हो जाएगा 39, और 19 19 ये हो जाएगा 38। दोनों का डिफरेंस नीचे, तो आप देखोगे कि आपको 7 नजर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 7 होगा। अगर 7 को इन चारों में से घटाया जाए तो ये प्रपोर्शन बनाएगी। याद रखना कि इनके मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस ऊपर लिखना है और इनके योगफल का डिफरेंस नीचे लिखना है। ठीक है, डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो आइए दोस्त अब हम बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या है इसको थोड़ा समझिए। कह रहा है कि विवाह के समय एक पति और पत्नी का औसत उम्र है 23 वर्ष। विवाह के समय 23 वर्ष थी। कहा कि विवाह के 5 साल के बाद उसका 1 वर्ष का एक बच्चा था। मतलब विवाह का जब 5 साल हो गया तो उसके घर में 1 साल का एक बच्चा हो गया। इसका मतलब हुआ कि बच्चे का जन्म विवाह के 4 ही साल बाद हुआ होगा, तभी तो 5वें साल में 1 साल का बच्चा हो गया।
अब कह रहा है कि बच्चे के जन्म पर तीनों व्यक्ति का एवरेज क्या होगा, यानी कि हमें 5 साल आगे नहीं जाना है, हमें 4 साल ही आगे जाना है। क्योंकि मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि 5 साल अगर बाद की बात कर रहा है तो 5 साल बाद 1 साल का बच्चा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम 4 साल बाद जब जाएंगे तो यही बच्चे का जन्मदिन होगा। तो बच्चे के जन्मदिन पर ही तीनों का एवरेज बोल रहा है। तो देखिए ना, ये 23 एवरेज है पति पत्नी का, तो योगफल 46। तो योगफल 46 है विवाह के समय, जाना है 4 साल बाद, तो 4 साल पत्नी भी बढ़ेगी, 4 साल पति भी बढ़ेगा। तो ये पहुंच गया बच्चे के जन्म पर। लेकिन उस दिन बच्चे का जन्म हुआ था तो बच्चा तो 0 का रहा होगा। तो ये जो योगफल हो गया पति पत्नी और बच्चे का, कब? बच्चे के जन्म पर। तो बताइए कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 से भाग दीजिए, आपको एवरेज नजर आ जाएगा। 46 और 8 54, 54 में 3 से भाग दोगे हो जाएगा 18, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18। 18। अब जिनका भी आप में से 18 रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा। शिक्षा संकल्प एक नया गुत्थी कहां से लेके आ गया भाई? फ्री वाली बात तो कभी कुछ नहीं बोला गया, कोई नहीं बोला है। काहे झूठ मूठ का कुछ भी बोल रहे हैं आप, बताइए तो। मतलब ऐसा आप सोच रहे हैं कि इसको पता नहीं होगा, इसके मुंह से निकलवा देते हैं? ऐसा तो नहीं होगा, गलत चीज तो मैं मुंह से निकालूंगा नहीं। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 ये पार्टनरशिप का सवाल है। अविनाश भुवनेश ने 8:5 के अनुपात में पैसे इन्वेस्ट करके व्यापार को स्टार्ट किया है। राकेश 6 महीने के बाद भुवनेश के समान राशि निवेश करके, यानी जितना भुवनेश निवेश किया है उतना ही राकेश निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। अविनाश भुवनेश और राकेश के बीच में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा? बहुत आसान है, अविनाश भुवनेश और राकेश ये 3 लोग हैं। अब ये 8:5 के अनुपात में पैसे लगाए हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 महीने के बाद राकेश भी भुवनेश जो 5 लगाया है उसके बराबर पैसे लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। तो ई तो हो गया मेरे दोस्त इन तीनों का इन्वेस्टमेंट। अब रही बात टाइम की, तो टाइम का क्या कहानी है, थोड़ा यहां देखो। तो टाइम की ये कहानी है, अविनाश और भुवनेश ये शुरू से अंत तक रहा 12 महीने, लेकिन राकेश 6 महीने के बाद आया तो व्यापार में 6 ही महीना रहा होगा। बिल्कुल। अब देख लो मेरे दोस्त, ये 6 दूनी 12, ये भी आपका 6 दूनी 12, और ये 6 कम 6। क्या करना है? प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो जब आप देखने जाओगे तो देखो, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 8 दूनी 16, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 5 दूनी 10, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम यानी कि 5। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही हमारी प्रॉफिट होगी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा होगा? थोड़ा सा ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, अविनाश और भुवनेश, यानी 16 10 और 5। तो 16 10 और 5 कहाँ नजर आ रहा है? 16 10 और 5 कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, आज श्रद्धा बैच मंडे से होना है, मंडे से। ठीक है भाई। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18। अब चलते हैं 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के कितने रस को मिलाया जाए कि मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए? अब देखिए, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस को 80% सांद्रता वाले कितने रस के साथ मिलाया जाए ताकि ताकि हमारे मिश्रण की जो सांद्रता हो वो मेरे दोस्त 60% हो जाए। जिनको मिलाया गया 25% और 80% है, मिलाने के बाद जो मिश्रण बना वो हमारा 60% है। अब आइए मेरे दोस्त, आइए इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। तो यदि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 20% हो जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मेरे दोस्त 35% हो जाएगा। अब यहां अंतर लेने जाएंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा। तो ये मेरा 4 है और ये मेरा 7 है। आपको पता है 4 7 क्या है? दोनों ही
दोनों ही फ्रूट के ये जूस के वजन का रेशियो है। तो पहला वजन जो है ना वो केजी में मेरे दोस्त हमारा 36 केजी है। तो 4 का मान 36 यानी 9 गुना। तो आप इधर भी 9 गुना करिए तो 9 सते हमारा 63 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा 63 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 63 होगा। चलो आओ मेरे दोस्त, अब चलते हैं 20 नंबर पर। देखिए ये क्या है। एक परीक्षा में 3 छात्र जिनके औसत अंक 45 में से 38 है, इसका मतलब फुल पूर्णांक 45 का था, जिनमें तीनों को 38 एवरेज करके आया है। ठीक है, कह रहा है कि 2 नया छात्र उसमें शामिल हुआ। एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाले अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो भैया एक को न्यूनतम करना है तो दूसरे को मैक्सिमाइज करना होगा। जिसने दूसरे नए छात्र से कम मार्क्स प्राप्त किया, स्वाभाविक सी बात है, जिसको मिनिमम आएगा वो दूसरा से कम मार्क्स प्राप्त करेगा। कह रहा है कि जिससे पांचों छात्रों का कुल औसत 40 हो। अब आप ही बताइए, हमें कह रहा है पांचों स्टूडेंट का एवरेज 40 होना चाहिए, जिनमें 3 का एवरेज आप जानते हैं कि 38 है। तो मेरे दोस्त अगर 200 में से 114 को घटा देंगे ना तो ये हमारे पास 86, ये हमारे पास 86 बचेंगे। तो हमने 5 में से 3 का हटा दिया। अब देखो कहा पांचों का 40 होना चाहिए, जिसमें 3 का 38 है। तो 5 में 3 विद्यार्थी हटा दिए तो 2 विद्यार्थी। अब ये 2 विद्यार्थी में एक हमारा मैक्सिमम है और एक हमारा मिनिमम है। अब आपको पता है कि मैक्सिमम अगर कोई ला पाएगा तो कितना ला पाएगा, जितने का पेपर हुआ है, पेपर हुआ है 45 का, तो मैक्सिमम वाले को 45 ज्यादा ज्यादा आएगा। तो बताइए 86 में अगर इसको 45 आ जाएगा तब तो इसको कम से कम कितना आएगा, 41 आएगा, यानी मिनिमम वाले को 41 आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चले। ये हमारा 20 हो गया। अब मेरे दोस्त 21 नंबर क्वेश्चन देख लो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये कह रहे ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, ए अकेले उस काम को 15 दिन में। ध्यान देना, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ए अकेले उस काम को मेरे दोस्त 15 दिन में, ठीक है, और सी अकेले उस काम को मेरे दोस्त 20 दिन में। अब यहां से हम टोटल वर्क लेते हैं। अब टोटल वर्क जैसे ही आप लेंगे ना तो बोलिए 10, 15 और 20 कैल्शियम क्या होगा। तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा 60। 10 दिन में 60, एक दिन में 6, 15 दिन में 60, एक दिन में 4, और 20 दिन में 60, एक दिन में 3 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए, ए का इफिशियंसी हमारा 4 है और ए बी का है 6। अब 6 में ही 4 हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमें कह रहा है कि बी और सी से पूरा काम करवाइए। अब काम करना है 60 और बी और सी मिलकर करेगा। बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 3, तो 5। 5 इफिशियंसी से 60 काम करवाइएगा तो 12 दिन का समय लगेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 12 दिन आ जाएगा। 12 दिन। क्वेश्चन नंबर कितना, 21, और 21 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा। ध्यान दो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है, कह रहा है कि एक टैंक को 3 टैंकर के माध्यम से समान प्रवाह में भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरा टैंकर को चलाकर टैंक भरा जा सकता है। दूसरे टैंकर पहले टैंकर से 5 घंटा तेजी से और तीसरे से 4 घंटा धीमी गति से भरता है। पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पर सबसे पहले हम आपको क्या बताने वाले हैं उस पर ध्यान देना। एक कंसेप्ट पहले डिस्कस करते हैं, फिर सवाल देखेंगे। याद रखना, ए और बी मिलकर अगर किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है और अब ए अकेले करना चाहेगा, तो दोनों मिलकर करता था तो एक्स समय,
अगर ए अकेले करना चाहेगा तो दोनों मिलकर जितना देर में किया है उतना तो समय लगेगा ही, साथ ही साथ थोड़ा ज्यादा लगेगा। उसी तरह से बी अगर अकेला करना चाहेगा तो दोनों मिलके जितना टाइम लेता था उतना तो बी को भी लगेगा और थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो सवाल यह है कि ए और बी को एक साथ कितना समय लगता था। तो ए और बी को एक साथ अगर देखेंगे तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसके लिए कितना ज्यादा ए ने लिया वो और कितना ज्यादा बी ने लिया वो, दोनों को गुना करके वर्गमूल निकालो। ये हो जाएगा ए बी का टाइम, ये हो जाएगा ए बी के साथ करने का टाइम। बस मेरे दोस्त यही काम करना है क्वेश्चन में। आइए अब क्वेश्चन को देखिए। आपके पास ए बी और सी तीन टैंकर है, इससे किसी टैंक को भरना है। कहता है टैंक को भरने में पहला दो पाइप मिलकर जितना समय लेता है तीसरा वाला पाइप उतना देर में अकेले भर देता है। यानी पहला दो मिलकर जितना टाइम लेता है तीसरा वाला अकेले ही उतना टाइम में भर देता है। यानी आप जान गए हैं कि सी का टाइम कितना है, एक्स। तो मेरे भाई सी का टाइम आपको एक्स पता चल गया। अब ये दूसरा वाला जो नल है ना, दूसरा वाला नल करता क्या है उसको समझो। दूसरा वाला नल पहला वाला नल से 5 घंटा तेज, तेज का मतलब है कि 5 घंटा कम, है ना, 5 घंटा कम। और दूसरा वाला पहला वाला से 5 घंटा तेज यानी 5 घंटा कम, लेकिन तीसरा वाला से 4 घंटा धीमी यानी कि 4 घंटा ज्यादा। दूसरा वाला नल पहला वाला से 5 घंटा कम, अरे 5 घंटा तेज का मतलब 5 घंटा कम लेना, और तीसरा वाला से 4 घंटा लेट यानी 4 घंटा ज्यादा लेना। तो मेरे दोस्त अगर ये हमारे पास x है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा x + 4। और रही बात इसकी तो आप ही बोलिए, जो b a से 5 कम है तब तो a b से 5 ज्यादा होगा, एक से 5 ज्यादा होगा यानी x + e 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारा x + 9 होगा, ये हमारा x + 4 होगा। ठीक है भाई, ओके। अब आपसे हम वही बात फिर से कहेंगे कि मेरे मित्र आप देख लो एक बार, अभी अभी जो कंसेप्ट हम आपको बताए थे, ए बी का कंबाइंड टाइम, ए का अलग बी का अलग, तो आप वही चीज यहां पर देख लीजिए। क्या क्या नजर आ रहा है? तो आप देख रहे हो कि ए बी का कंबाइंड टाइम ए का अलग से बी का अलग से, तो आखिर ए बी एक साथ कितना लेता होगा? तो इसके लिए क्या बोले हैं, रूट अंडर। अकेले में जितना ए अधिक ले रहा है उसको और अकेले में बी जितना ज्यादा ले रहा है उसको गुणा करके वर्गमूल निकालो, 6 निकलेगा। x का टाइम 6 हो गया, x का मान 6 रखिए, यहाँ पर 6 रखिएगा तो 6 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 रखिएगा तो मेरे दोस्ती 15 हो जाएगा। यानी आपने ए अकेला 15 घंटा, बी अकेला 10 घंटा, सी अकेला 6 घंटा। किसका टाइम पूछा है? पहले टैंकर का। तो पहले टैंकर का टाइम 15 घंटा होगा। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेहनत करिए, हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त इतना आसान कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन नामुमकिन भी कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत करते हो तो हर काम आप मुमकिन कर सकते हो। ठीक है, कहते हैं नहीं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू वांट। दोनों एक के बात है। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे और 10:30 बजे 60 और 75 की चाल से निकलती है। जो ट्रेन 10 बजे निकली है वो 60 की स्पीड से निकली है, जो 10:30 बजे निकली है वो 75 की स्पीड से निकली है। ठीक है, अब हमें कहा कि दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेन आपस में मिली होगी। अब आप बताइए मेरे दोस्त, दिल्ली से निकला है एक रेलगाड़ी, कहां के लिए? देहरादून के लिए। ठीक है, देहरादून के लिए। अब सवाल मेरे दोस्त ये है कि एक ट्रेन निकला 10 बजे और दूसरा 10:30 बजे। जो ट्रेन 10 बजे निकला वो तो आधा घंटा चला, उसके बाद दूसरा ट्रेन। तो आप ही सोच लीजिए कि 60 किलोमीटर पर आवर से जो ट्रेन चली वो आधा घंटा अगर चल लिया है, इसका मतलब ये हो गया कि 30 किलोमीटर तो आगे चला गया होगा। जी हाँ, यानी कि 30 किलोमीटर
जब आगे चला गया 60 की स्पीड वाला, तब जाके दिल्ली से एक नई ट्रेन चली और वो 75 की स्पीड से चल रही है। ठीक है भाई, तो कह रहा है कितना, दिल्ली से कितना दूरी पर जाकर के ये दोनों ट्रेन मिलेगी। तो दोनों ट्रेन मिलेगी या नई वाली ट्रेन पहले वाली को पकड़ेगी, तो नई वाली पहले वाली को पकड़ेगी। तो हम सीधा देखेंगे पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो बताइए दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी है 30 किलोमीटर। ठीक है, और दो स्पीड एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो घटेगा, 75 में से अगर 60 घटेगा तो मेरे दोस्त स्पीड काम करेगा 15 किलोमीटर पर आवर, यानी आप देख पाएंगे कि 2 घंटा। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम क्या देखें, 2 घंटा, है ना, 2 घंटा पकड़ने में लगेगा। तो इसका मतलब है कि दिल्ली से, ध्यान देना, कितना आगे जा करके मिलेगा, तो 75 की स्पीड से जो ट्रेन पीछा किया था वो 2 घंटा के बाद उसको पकड़ा है, यानी कि 150 किलोमीटर आगे जाके मिलेगा। तो हम क्या आंसर देंगे मेरे दोस्त, 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम देख रहे हैं इंटरेस्ट कम हो रहा है, इंटरेस्ट कम हो रहा है आप लोग का, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 7.5 सेकेंड में ओवरटेक किया है। अच्छा, फिर लिखता है इसके बाद वह यह ट्रेन पहले व्यक्ति के समान दिशा में, पहले व्यक्ति के समान दिशा में चलते हुए एक दूसरी रेलगाड़ी को पीछे छोड़ गई और 6.3/4 सेकेंड में उसको पार कर गई। अच्छा, दूसरी व्यक्ति किस गति से यात्रा कर रहा था, आप ये बताइए। अब मेरे दोस्त सबसे पहले हम आपसे क्या पूछते हैं उस पर ध्यान दीजिए। 75 किलोमीटर पर आवर, 75 मीटर, यहाँ देखिए 75 मीटर का एक रेलगाड़ी है जो अपने से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही एक व्यक्ति को 15/2 सेकेंड में पार किया। तो आप बताइए स्पीड क्या काम कर रहा होगा। तो स्पीड बराबर, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगा। 75 मीटर की दूरी, कितना, 75 मीटर की दूरी, तो 75 मीटर की दूरी 15/2 सेकेंड में। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसको अगर हम 18/5 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए 75 से 75 जाएगा, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब इस 36 किलोमीटर में जानते हैं कि ट्रेन की स्पीड अगर हम x मान लेते हैं तो ट्रेन की भी स्पीड होगी और उस व्यक्ति की भी स्पीड होगी, तब जाके ये 36 में 6 तो ई कितना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मेरे दोस्त क्या कहता है कि इसको पार करने के बाद पहले व्यक्ति के समान दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में चलते हुए दूसरे व्यक्ति को इतना सेकंड में पार किया है। बताइए दूसरे व्यक्ति की गति क्या होगा। अब मेरे दोस्त आप थोड़ा सोच लीजिए कि दूसरी बार में भी व्यक्ति को ही पार किया ना, तो वहां भी इसी ट्रेन ने अपनी ही दूरी पार किया होगा, लेकिन अपनी दूरी इस बार पार किया है कितना देर में, 6 चौको 24 और 3 27, 27/4 सेकेंड में। इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये 9 तिया 27 और 25 तिया 75, अब 5 से कटेगा 5 बार में, और 9 दूनी मेरे दोस्त 18, 10 और 10 चौको हो जाएगा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे काम कर रहा है। और आप जान रहे हो मेरे दोस्त एक स्पष्ट बात यहाँ पर लिखा था, हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं दिए, कि पहले व्यक्ति के समान दिशा में, इसका मतलब हुआ कि पहला व्यक्ति जिधर आ रहा है एक दूसरा व्यक्ति भी उधर ही आ रहा है, जिसको 27/4 सेकेंड में ये रेलगाड़ी पार कर रही है। क्या स्पीड इसका है नहीं मालूम, तो मेरे दोस्त y मान लेते हैं, तो x और उधर से y, तो मेरे दोस्त x मतलब ट्रेन की स्पीड तो 30 निकल चुका है, प्लस y बराबर हमारा 40 होगा। तो 40 में ये 30, तो ये क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर,
यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 9-10 के लिए क्लास है कोई तो बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल है, 9-10 के लिए महाभारत बैच है। रनिंग नया लेंगे तो श्रद्धा बैच जो मंडे से होना है ना। और यदि उससे भी पुराना रनिंग लेंगे तो 9 अप्रैल को शुरू हुआ था कुरुक्षेत्र 4.0, आप वो भी ले सकते हैं। रनिंग लेना है तो महाभारत कुरुक्षेत्र में से कोई ले लीजिए, और यदि नया लेना है तो श्रद्धा ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये 6 to 8 9 10 दोनों के लिए चल रही है ठीक ना, 6 to 8 9 10 दोनों के लिए चल रही है। ओके, अब देखो हमें कह रहा है कि डी का क्या मान होगा। पहली बात समझिए, डी का क्या मान होगा जिससे कि मेरे दोस्त इतना -32D बराबर इतना, और कह रहा है कि ये रिजल्ट 8 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे दोस्त अगर ये रिजल्ट 8 का मल्टीपल होना चाहिए, ऑप्शन में से क्या रखें? ये तो सीधे हमको दिख रहा है 8, कहिएगा वो कैसे? ये देखिए 1216 में से अगर 32D का मान 8 बैठाते हैं तो आप घटा के देख लीजिए 8 8 8 हो जाएगा, और 8 8 8 बिल्कुल 8 से मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि डी के जगह पर क्या रखना है? 8। डी के जगह पर 8 रखेंगे तो रिजल्ट आपका 8 से बिल्कुल मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए हर क्वेश्चन को एकदम सैद्धांतिक तरीके से सॉल्व करेंगे जरूरी थोड़े है, टेक्निक की भी यूज करेंगे। जहां टेक्निक से काम चल जाए वहां सैद्धांतिक की क्या जरूरत है? काम करना है तो जम के काम करिए, ऐसे थोड़ी होता है, मेहनत करना पड़ता है। हर ताम झाम साम दाम दंड भेद हर चीज लगाना पड़ता है, तब जाके कुछ कर पाइएगा। ठीक ना। अब इस क्वेश्चन पे आइए और देखिए कि ये क्या है। कह रहा है कि यदि x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को विभाजित किया जाए तो हर स्थिति में 13 शेष बचे। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? अब x से इसमें भाग दिए तो भी 13, इसमें भाग दिए तो भी 13 रिमाइंडर, इसमें भाग दिए तो भी 13 रिमाइंडर, इसमें भाग दिए तो भी 13 रिमाइंडर है। तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये हो गया कि x वो बड़ी नंबर है जिससे इन तीनों को भाग दिए तो हर बार 13 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कब आता है? जब भाग लगने से ज्यादा रहता है। अगर तीनों में रिमाइंडर 13 आ रहा है यानी तीनों भाग लगने से 13 ज्यादा है, तो सबसे पहले आप इसमें से 13 हटा दीजिए। हटा दिए, जैसे ही 13 को हटा देंगे तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 37। यहां पर हम देख लिए तो मेरे दोस्त ये हमारे पर 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हमारा 47 हो गया, और यहाँ ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 और ये 5। आपको पता है जैसे ही हम 13 हटा दिए ना तो अब जो नंबर आपको दिख रहा है ये डिविजिबल होने वाली है। और मेरे दोस्त याद रखना, जिससे ये डिविजिबल होने वाली है वो इसका HCF होगा, क्योंकि वो बड़ी नंबर जो दी गई सभी संख्या को डिवाइड करेगी वो सभी का HCF होगा, सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो दोस्त मेरे अब इन तीनों का HCF कैसे निकालेंगे? HCF जब भी निकालना हो 2 नंबर या 3 नंबर या उससे ज्यादा भी, तो याद रखना जो सबसे करीब होगा उसका डिफरेंस लेना। तो 47 और 37 में 1000 का अंतर हमें दिख रहा है तो हम यहाँ डिफरेंस नहीं लेने जाएंगे। 51 और 47 यहाँ 3 से 400 का डिफरेंस है, यहाँ पर हम डिफरेंस लेना चाहेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आ जाएगा 330। ठीक है, आप जानते हो HCF दी गई संख्याओं में किन्हीं दो का अंतर होता है या अंतर का ही कोई फैक्टर होता है। तो आज इन दोनों का अंतर डायरेक्ट HCF इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ना तो इसको काट रहा है, ना इसको काट रहा है, ना इसको काट रहा है। तो फिर मेरे दोस्त क्या होगा? इसका फैक्टर लेना पड़ेगा। अब इसका फैक्टर लेंगे, इसका फैक्टर, तो मेरे दोस्त हो जाएगा हमारा 165। मतलब आधा कीजिए ना, आधा कीजिए तो देखिए 165 से कट रहा है, तो 165 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। इसका मतलब है कि यही आपका HCF हो गया, यानी यही वो नंबर x है जिससे आप सब में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 13 रिमाइंडर आएगा। आपसे कहा इसी के अंकों का योग बताइए। 1 + 6 + 5 ये कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 12 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। बहुत दिन बाद हम आपको देख रहे हैं, रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट अब 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा मेरे दोस्त।
है ना। 2 से 3 दिन के अंदर अब रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है, बॉड मास तो आप जानते हैं। तो पहले भाग का क्रिया कीजिएगा ना, गुना से पहले भाग होगा, भाग 18 से 336 में भाग दी, 396 में भाग दीजिएगा, 18 दूनी 36 बचेगा 36, 18 दूनी 36, और गुना में मेरे दोस्त है 5, और माइनस में 100, और बटे में y बराबर। यहाँ हम देख रहे हैं कि 49 में 8 से भाग होगा तो हो जाएगा 49/8, और प्लस ये 3.875। मेरे दोस्त एक काम कर लो, क्या 110 में 100 हटा दोगे तो 10, 10/y होगा, और इधर देख लो 8 से भाग दे दो, 8 से भाग दोगे 8, 8 6 48, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे ये 10 हो जाएगा। अब 10 से 10 कट जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपको पता होगा ये रेकरिंग डेसिमल को ब्रेक करना। तो ये 987 दो डिजिट पर रेकरिंग है, 2 × 9, एगो पर रेकरिंग नहीं है 0, और बिना रेकरिंग वाला को घटाना होगा। फिर यहां देखो 756 दो डिजिट पर रेकरिंग है, 2 × 9, एक पर रेकरिंग नहीं है तो 0, और बिना रेकरिंग वाले को इसमें से घटाना होगा, 7 घटाइए, बीच में माइनस है, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 9, 978 और अपॉन 999, और यहां पर मेरे दोस्त हो जाएगा 16 में 7 गया 9, 749, और ये 990 हटाइए, 18 में 9 गया तो 9 हो जाएगा, 6 में 4 गया तो 2 हो जाएगा, 9 में 7 गया तो 2 हो जाएगा, और बटे 990, यानी 229/990, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, थैंक्स माय डियर सर, ऑल टाइम माय फेवरेट टीचर। मेरे दोस्त स्नेह को संभाल के रखो, क्योंकि अभी रिजल्ट सामने है ना। वो इम्तिहान सिर्फ आपका ही नहीं, वो इम्तिहान हमारा भी होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डेसिमल का ज्ञान नहीं है, फिर तो अब आपको डेसिमल पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपने डेसिमल को नहीं देखा, इसका मतलब ये है कि आपने बेसिक अभी पढ़ा नहीं है। बिना बेसिक पढ़े कैसे आप चीज़ को संभाल पाएंगे, है ना। तो डेसिमल पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए, तो बैच के अंदर डेसिमल पढ़ाया हुआ है, आप आराम से देखो। अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है, आराम से आप ज्वाइन कर जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि किसी भी चीज़ का बहुत बेसिक बताने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए अब इस पर देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, ये अगर रेशनलाइज करने जाएंगे ना, ये 3√2 और -2√3 और डिवाइड बाय, ये हमारे पास 3√2 और प्लस में 2√3 है। अगर हम इसका रेशनलाइज करने जाएंगे तो ध्यान रखना, प्लस है ना, तो मेरे दोस्त माइनस से गुना भाग करना होगा। 3√2 और -2√3 उसी से आपको गुना करना होगा, साथ ही साथ 3√2 और -2√3 से आपको भाग भी देना होगा। ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√2 -2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 हो जाएगा, और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब ये देखिए ऊपर में क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 18 होगा। ठीक है, और मेरे दोस्त ध्यान दो, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, माइनस 2ab करेंगे तो 2ab 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12√6 हो जाएगा, और बटे में कितने, तो ये हमारा 6 है। फाइनली देखोगे ये हो जाएगा 30, 30/6 यानी कि 5 आएगा, और 12/6 यानी कि 2√6 होगा, तो 5 - 2√6। और यही चीज़ आपको RHS के अंदर क्या दिख रहा है, उसको थोड़ा संभल के देखो। वो हमें दिख रहा है कि a + b√6, b√6। अब √6 यहाँ, √6 यहाँ, कंपेयर कीजिए, a के जगह 5 है तो a का मान 5 हो जाएगा, और मेरे दोस्त b के जगह पर -2 है तो b का मान -2 हो गया। तो इस तरह से आपने यहाँ पर b का मान -2 देखा है तो b का मान -2 होगा। ऑप्शन के अंदर कोई आंसर नहीं है, तो b का मान -2 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का ई हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हालांकि यहाँ पर आप कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अगर ऐसे भी करा दिया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो दोनों तरफ लगेगा, फिर परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। ओके चल अब इसको देखो, a प्लस बी प्लस सी का मान 3 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 6 है, और इसका मान हमारा 1 है। हमसे ए बी सी का मान मांगा है। तो मेरे दोस्त ऐसा कर लो कि पहले इसका एलसीएम ले लो। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका ए बी सी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बी सी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, और यहाँ पर ए बी आ जाएगा, और बराबर 1। तब तो आपका ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी ए, और बराबर हो गया आपका ए बी सी। अब आप ये देखिए, ए प्लस बी प्लस सी और बराबर कितना 3। अब बोथ साइड स्क्वायर करो, क्यों? क्योंकि मुझे ए बी सी का मान चाहिए। बोथ साइड स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर ए बी सी और सी ए, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका मान 6 है, प्लस में 2 इसका मान ए बी सी है, और बराबर ये हमारा 9। तो ए बी सी का मान यहाँ पर कितना आ गया? 3/2। यानी आपने देखा कि 3/2 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस कोई डिफरेंट नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। माइनस और प्लस से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं। ऐसा थोड़ी है मेरे दोस्त, उधर प्लस दिखा रहा है इधर भी प्लस ही आएगा, ऐसा थोड़ी ना है। अब ये देखिए, अब यही चीज जो आप सोच रहे होंगे ये चीज, तो ऐसा थोड़ी है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 5 प्लस -2 और √6 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कंपेयर करके देख लीजिए। यहाँ प्लस चाहिए था क्योंकि यहाँ प्लस आप देख रहे थे, तो भी तो वही होगा, बी के जगह पर -√2 हो जाएगा। क्या सोचना है इसके बारे में, ठीक है। अब आओ मेरे दोस्त, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो यही वो मॉक टेस्ट है जिसका मैं डिस्कशन करा रहा हूँ आपको। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये आपको दिखेगा। इसी मॉक टेस्ट के अंदर आप जाके ज्वाइन कर जाना। कैसे ज्वाइन करोगे? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, रजिस्टर्ड करोगे, होम पेज पर जाओगे तो देखोगे लिखा होगा PPSC TRE 4.0 न्यू टेस्ट, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। सेकंड कॉलम वही होगा, उस पर क्लिक करोगे और जा करके 9-10 है तो इसमें ज्वाइन कर जाओगे, 9-10 6 to 8 दोनों है तो उसमें ज्वाइन कर जाओगे, ठीक है भाई। ये 9-10 6 to 8 मैथ्स में काम आएगा, सिर्फ मैथ है ये, और वो मैथ साइंस दोनों है। ओके चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट, अब मेरे दोस्त इनसे मिलो, ये क्या है? ये तो आप ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, आप सबको पता है कि ऊपर में हमारा साइन 31 है, कॉस 59 को बदलेंगे तो ये भी साइन 31 हो जाएगा। ये हमारा साइन 32, कॉस 58 को बदलेंगे तो ये भी साइन 32 होगा। 1 - 1 ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप इसको थोड़ा सा मिलिए, ये क्या है? cos 35 हमारा 2 - √3। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए 35 डिग्री के लिए है तो 35 को तो छेड़ेंगे नहीं, 35 रहने देंगे। cot 55 को आप लिख सकते हो tan 35 प्लस ये हमारा tan 55 को क्या लिख सकते हैं cot 35, और ये हमारा cot 35। मेरे मित्र यहाँ पर ये tan 35 इसको हम लिख सकते हैं प्लस cot इंटू cot। अब देखो मेरे दोस्त 1/2 - √3 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2 - √3 का। अब ये 2 + √3 का स्क्वायर रेशनलाइज करोगे तो, और ये 2 - √3 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² हो जाएगा 7। चार और √3 का स्क्वायर 3, तो ये मेरे दोस्त हमें नजर आएगा कितना 7। ऐसे अरे a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a² + b²। ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ देखिए मैं भी गलत ही कर रहा था। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a² और प्लस b²। यहाँ पर देखिए आपका ट्वाइस ऑफ
ए स्क्वायर कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर करिएगा √3 का स्क्वायर 3, हो जाएगा 7 दूनी 14। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपका होगा 14। ठीक है, 14। सब लोग का 14 आया होगा। कितना? 32 नंबर है। 32 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ई है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर आइए और इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त। साइन एक्स और साइन वाई 1/√2 और 1/2 है, और यहाँ x प्लस वाई 75 है। तो देख के ही तो लग रहा है कि साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। यानी कि मेरे दोस्त आप ये समझ गए कि x का मान 45 और b का मान 30 लेना होगा। यहाँ रखेंगे तभी जाके ये मान आएगा। इसका मतलब x और y का रेशियो लेंगे, 15 या 45, 15 दूनी 30, यानी कि 3:2। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप इसको देख लीजिए, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन में से है बहुत इजी लेकिन है शानदार। ठीक है, कहीं भी दिख जाएगा। अब मेरे भाई तुम यहाँ देखो, तुम्हारे पास एक मीनार है, मीनार की जड़ से कुछ दूरी पर, अब देखिए ना, मीनार की जड़ से हमें कहा कि 25 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और मेरे दोस्त 16 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और 25 मीटर की दूरी पर दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है कि दोनों पॉइंट से मीनार के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये मेरे दोस्त आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी अगर ये थीटा होगा, ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा। हमें हाइट चाहिए, तो हाइट हो जाएगा क्या? d1 इंटू d2, यानी कि 16 और गुणे 25, 4 पंचे 20 आ जाएगा। आराम से आप आंसर दे दोगे, ये आपका 20 है। ठीक है, ये हो गया आपका 34, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटा सा रिजल्ट याद रखना। अब आप इसको देख सकते हो कि व्हाट इज दिस। सड़क के दोनों ओर दो खंभे हैं, दोनों खंभे के बीच 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। देखिए सड़क के दोनों ओर दो खंभे हैं, एक खंभा इधर है। ओके मेरे दोस्त, ध्यान देना अच्छे से। एक खंभा आपका इधर है और एक खंभा आपका इधर है। ठीक, दोनों खंभे के बीच की दूरी दिया हुआ है। सॉरी, यही तो मांग रहा है, हमें कह रहा है कि एक सीढ़ी, अब एक सीढ़ी मान लीजिए इस खंभे से लगाया गया, फिर इसी को उलट करके दूसरे खंभे से लगा दिया गया। ठीक है, और कहा कि पहला खंभा से 60 डिग्री और दूसरे खंभे से 30 डिग्री, पहला से 60 डिग्री दूसरे से 30 डिग्री। ठीक है भाई, और दोनों खंभों के बीच की दूरी ये हमारा 20 मीटर है। दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना है? ये हमारा 20 मीटर है। कह रहा है सड़क की चौड़ाई बताइए क्या होगा। क्या लिखता है भाई, 20 मीटर क्या है? दोनों खंभों के बीच, ओ सॉरी, दोनों खंभों के बीच एक सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है। कोई बात नहीं, देखिए सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है। सबसे पहले 60 के लिए लंब √3 होगा, आधार 1 होगा, कर्ण मेरे दोस्त 2 होगा। 30 के लिए लंब हमारा 1, आधार हमारा √3 और कर्ण हमारा 2। 2 का मान अगर 20 है तो 1 का मान हमारा 10 होगा, तो √3 का मान हो जाएगा 10 √3। अब आप बताइए 2 का मान अगर 20 है तो 1 का मान 10 है, तो मेरे दोस्त 1 का मान आपका 10 हो जाएगा। अब दोनों खंभों के बीच की दूरी 10 मीटर है, 10 गुने ये हमारा 1.732 हो जाएगा। ये 10 और प्लस 17.32, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? ध्यान दो। ओके, तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा 27.32। ये आपका 27.32, 35 नंबर क्वेश्चन है। 27.32 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज एबीसी और PQR इस प्रकार समरूप है कि दोनों के परिमाप 36 और 24 है। PQ इतना, ABC इतना। देखिए त्रिभुज ABC, याद रखना, त्रिभुज ABC का परिमाप और मेरे दोस्त त्रिभुज PQR का परिमाप, ध्यान रखना है। दो सिमिलर ट्रेंगल के पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा।
अब ए बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ये हमारा ए बी है, और पी क्यू आर का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये हमारा पी क्यू हो जाएगा। तो पेरीमीटर ए बी सी का पेरीमीटर कितना है मेरे दोस्त, 36, और पी क्यू आर का पेरीमीटर है 24, बराबर ए बी तो नहीं, ए बी हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं 10। 12 तिया 12 दूनी, 2 से कटेगा 5, यानी ए बी बराबर आएगा 15। तो ए बी बराबर 15 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मेरे दोस्त एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, एकदम प्यार से देखना। इस त्रिभुज की दो भुजा को आगे बढ़ाया गया, इस त्रिभुज की दो भुजा को आगे बढ़ाया गया। एक इसको बढ़ा दो थोड़ा सा, एक मेरे दोस्त इसको बढ़ा दीजिए, और एक मेरे दोस्त इसको बढ़ाया गया, और कहा गया कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जो मेरे दोस्त, एक सर्कल को ये वृत्त कहाँ काट रहा है, एबीसी है ना, एबीसी, एबी को बढ़ाया क्यू पर टच किया, और एसी को बढ़ाया आर पर टच किया। ठीक है, आर पर टच किया। तो आपको पता है मेरे दोस्त, ध्यान इस बात का रखना, ठीक है, को क्या ध्यान रखना है, इस त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप होगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका जो परिमाप होता है ना मेरे दोस्त, इसका परिमाप वो स्पर्श रेखा का डबल होता है, यानी ए क्यू का डबल, या आप कह सकते हो ए आर का डबल, है ना। कायदे से अगर देखा जाए तो इसका परिमाप जो होता है दोनों स्पर्श रेखा के योग के बराबर होता है। चूंकि ये स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ए क्यू प्लस ए आर को हम 2AR भी लिख सकते हैं या 2AQ भी लिख सकते हैं। यानी इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो इस स्पर्श रेखा का डबल होगा, या तो इसका डबल लिखिए नहीं तो इसका डबल लिखिए। आपको चाहिए था AQ बराबर अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 आके बट्टे में आ जाएगा, यानी AB प्लस BC प्लस AC और बटे में 2। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम का भी नाम है और वही एप्लीकेशन का भी नाम है। चलिए, अब 38 नंबर क्वेश्चन है, खत्म कर रहे हैं आज के डिस्कशन को। दो बहुभुज में भुजाओं की संख्या एक समान है। अच्छा, भुजाओं की संख्या एक समान है, लेकिन भुजाओं की लंबाई है ना, भुजाओं की लंबाई का रेशियो हमारा 7:5 है। एक बात याद रखना, लेंथ ऑफ साइड, जब साइड का जो लेंथ होगा ना मेरे दोस्त, अगर वो दिया रहेगा तो आपको एरिया का रेशियो लेना है, तो सीधे स्क्वायर कर देना, 49 और 25। यही 49 है जो बड़े का एरिया है, यही 25 है जो छोटे का एरिया है। बड़े का एरिया 1127, कितना गुना, 49 दूनी 98, 49 तिया 23 गुना, तो इधर भी 23 गुना कर दो, 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी 575 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38 नंबर। आइए 39 नंबर को देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एकदम ध्यान दो, खत्म हो रहा है आज का डिस्कशन। एक समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे दोस्त, और समद्विबाहु त्रिभुज में ये आपकी बराबर भुजाएं हैं। बराबर भुजाओं में से प्रत्येक आपको 5 दिया हुआ है, और इसकी जो बेस है ना मेरे दोस्त, ये बेस आपका 8 सेमी दिया हुआ है। साथ ही साथ हमें यह भी कहा गया है कि आधार से विपरीत शीर्ष, आधार के विपरीत शीर्ष से, ठीक है, आधार के विपरीत शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के बीच वाले शीर्ष से आधार पे लंब डालिएगा, तो ये मीडियन का भी रोल प्ले करता है। पूरा 8 है जो 4 4 हो जाएगा, ये आपका 5, ये आपका 4, तो ये आपका पक्का 3 होगा ट्रिपलेट से।
तो मेरे दोस्त 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। शांत जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में 50 जाने और धारा की दिशा में 50 कह रहा है धारा की दिशा विपरीत दिशा में 50 जाने में दिशा में जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है, धारा की चाल क्या होगा? देखो, नाव यानी कि बोट का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दो मेरे दोस्त, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर और धारा के विपरीत भी 50 किलोमीटर। धारा की दिशा में जाएगा तो नाव प्लस धारा, नाव है 3, धारा नहीं जानते x मान लीजिए। धारा के विपरीत जाएंगे नाव माइनस धारा, 3 माइनस एक्स। बताइए, धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी और धारा की दिशा में तय की गई दूरी, ये दूरी हुआ कि समय हुआ? अरे दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय हो गया। कहा विपरीत दिशा वाली समय जो है दिशा वाली समय के दुगुने के बराबर है। अब आप 50 से 50 कैंसिल आउट करिए, इधर आपका 2 से गुना होगा 6 और माइनस 2x, इसका मेरे दोस्त यहाँ पर आएगा 3 प्लस एक्स, यह आ जाएगा 3, 2x जाके जुड़ेगा 3x, x का मान हो जाएगा। तो धन्यवाद मेरे साथियों। आपको एक बात कहते हैं, आप सब लोग इस टेस्ट को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर इस टेस्ट को ज्वाइन कर जाइए। सिलेक्शन में बहुत अहम भूमिका ये निभाएगी। दूसरा, अभी हम जब लाइव बंद करेंगे तो तुरंत साइंस का डिस्कशन स्टार्ट होगा। आप लोग प्यारा प्यारा सा लाइव बंद होने के बाद ज़रूर अपना सुझाव देना कि आपके लिए कैसा है, बेहतर है, किस प्रकार का। और आप में से किन्हीं को भी अगर 4.0 की तैयारी करना है और अगर आप बैच ढूंढ रहे हैं तो नया बैच आपके लिए श्रद्धा बैच है। आप श्रद्धा बैच के अंदर ज्वाइन कर जाएंगे। लाइव होगा 3 से 5 में, ठीक है। थंबनेल पर 12:30 लिखा हुआ है लेकिन लाइव 3 से 5 में ही होगा, ठीक है। और साथ में अर्जुन बैच कंपलसरी है, अर्जुन बैच को जरूर रखिएगा, ये मेरा सुझाव है। 2.0 3.0 में अर्जुन बैच ने अपना लोहा मनवाया है, आगे भी मनवाएगा। दोनों में अंतर क्या है? तो एक सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है और एक थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। थैंक यू वेरी मच।